हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस और ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं क्योंकि ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन है इन एग्ज़ाम्स। तो स्टार्ट करते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे बात की गई है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ओके, अदरवाइज अगर यहाँ पे पूछी जाती हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नॉट इंडियन, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया नहीं है बट एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे अगर इंडियन वुमेन की बात की गई है तो सरोजनी नायडू विल बी करेक्ट आंसर और कानपुर के सेशन में इनको इलेक्ट किया गया था इन 1925। नेक्स्ट बात करते हैं, हु फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वी.टी. सावरकर या फिर विनायक दामोदर सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया सोसाइटी। और उनके भाई भी थे गणेश दामोदर सावरकर, इन्होंने 1904 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसने इंट्रोड्यूस किया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित जो था वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। तो ये महात्मा गांधी का जो संघर्ष या आंदोलन था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके प्रति था, और गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट का यूज़ किया था। और ये हुआ कब था, 1918 में, जहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे डिमांड कर रहे थे बेटर वेजेस, मतलब उनको अच्छी सैलरी मिले, और जो भी मिल के ओनर से रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे वो सभी दूर हो सके। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह वॉज फॉर, तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो था सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर। तो 3/20 भाग पे बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो वर्कर्स के प्रति शोषण किया जा रहा था, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था और उनको ज़बरदस्ती 3/20 भाग पे खेती करनी पड़ती थी। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसका सोल्यूशन किया गया गांधी जी के द्वारा 1917 में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह 1928 वॉज, तो बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इनकी स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कहाँ पे, गुजरात में। तो ध्यान में रखना है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, जहाँ पे सरदार की उपाधि दी गई थी इनको वहाँ की फीमेल्स के द्वारा, वहाँ की जो वुमेन थी। तो फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट अ लार्ज इंक्रीज इन लैंड टैक्स एंड इट वाज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, तो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ में आंदोलन किया था, और ऐसा क्यों, तो देयर वॉज नो इंडियन मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। तो इसको वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें 7 मेंबर्स थे और ऑल वर ब्रिटिशर्स, ऑल वर इंग्लिश। तो इस वजह से नो वन वॉज इंडियन, तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। टू whom वॉज द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी कन्फर्ड, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड अपॉन द टाइटल, तो ये लाला लाजपत राय को हम जानते हैं लॉयन ऑफ पंजाब, पंजाब के शेर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, इन विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, तो लाहौर 1929, ये दिसंबर का था। और ध्यान में रखना है कि लाहौर का सेशन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एट द लीडर ऑफ द मूवमेंट, तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में स्थान लिया था अब्बास तैयब जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गांधी जी ने जब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो उनका अरेस्ट कर दिया गया था, फिर उनके बिहाफ पे अब्बास तैयब जी इसको लीड कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। हु एमंगस्ट द फॉलोइंग
अमेरिकन वॉज विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज दांडी मार्च। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेब मिलर आपको ध्यान में रखना है कि ये अमेरिकी थे जो महात्मा गांधी के साथ थे दांडी मार्च के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वेब मिलर वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड ऑन द दांडी मार्च। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज हेल्ड इन द बैक ड्रॉप ऑफ द। तो लंदन में जो दूसरा गांधी जी का सम्मेलन हुआ था, सॉरी गांधी जी का नहीं, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसमें गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इरविन गांधी पैक्ट हुआ था जस्ट बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दैट्स द रीज़न गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यही एक मेन रीज़न था। यहाँ पे इरविन ने जो 11 सूत्री मांग की थी और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को 1931 में। फिर सितंबर में ये गोलमेज सम्मेलन होता है, लोकेशन होती है इसकी लंदन, और महात्मा गांधी इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और भीमराव अंबेडकर तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें इरविन ने गांधी जी से डिमांड की थी कि ठीक है, जो आप सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं उसको आप स्टॉप कर देंगे बिल्कुल, और हम क्या करेंगे, हम भी आपका साथ देंगे और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड। तो सांप्रदायिक निर्णय के बाद ये घोषणा हो गई, इसके बाद क्या लागू किया गया, तो पूना पैक्ट। ठीक है, इसको 24 सितंबर 1932 में लागू किया गया 1932 में। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है पूना पैक्ट की। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड। और ये जो कम्युनल अवार्ड है इसको हम मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कौन ब्रिटिश नेता था या चीफ था, तो यही मैकडोनल्ड ही था, ये प्राइम मिनिस्टर था रैमजे मैकडोनल्ड। तो इसने ही ये स्टार्ट किया पूना पैक्ट, और ये गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच में साइन किया गया था पूना पैक्ट। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर कंजिक्यूटिव 6 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद को ध्यान में रखना है कि ये लगातार 6 साल तक रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो ये 1940 टू 1946 तक थे, क्योंकि बीच में सेशंस वगैरह नहीं हो पाए और इलेक्ट नहीं किए गए प्रेसिडेंट। बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे उस टाइम पे सत्याग्रह, बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे इस वजह से। और ये यंगेस्ट है अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायान एंड हीनयान सेक्ट्स। हीनयान और महायान जो संप्रदायों में विभाजित हुआ, तो ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसा हुआ था। इसकी लोकेशन थी कश्मीर के कुंडलवन में, और उस टाइम पे किंग कनिष्क थे, उनके पेट्रोन में ये हो रहा था। और इसका जो आउटकम हुआ कि महायान और हीनयान को हीनयान ये जो सेक्ट्स है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा बुद्धिज़्म को। सप्तंगा सप्तंग थ्योरी विच डील्स विद द 7 लिम्स ऑफ एंशियंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वॉज प्रोपाउंडेड बाई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौटिल्य। तो देखिए, ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र जो कि एक बुक है, इसको लिखा गया है चाणक्य, कौटिल्य और वी कैन से विष्णुगुप्त, दीज 3 नेम्स ऑफ हिम। तो इनके द्वारा ये सप्तंग थ्योरी वहाँ पे स्टेट की गई है अर्थशास्त्र में। तो 7 टाइप के लिम्स होते हैं, किंग, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोसा, दंड, मित्र। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, किंग को हम स्वामी बोलते हैं, अमात्य मिनिस्टर्स को बोलते हैं, जनपदा ये टेरिटरी को बोलते हैं, दुर्ग ये फोर्ट को बोलते हैं, कोश ये ट्रेजरी को बोलते हैं, दंड ये कोएरिसिव अथॉरिटी, और मित्र एलाई। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स कॉन्क्वेर्ड कलिंग। तो कौन से मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो अशोक ने की थी, ध्यान में रखिएगा 261 BCE में। ओके, तो ये उसके बाद में ये जो अशोका की लाइफ है उसने ये रियलाइज़ किया द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड वायलेंस एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। उसने फिर बुद्धिज़्म को अपना लिया कलिंगा जीतने के बाद। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी 60 BC टू 225 AD। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठाना।
तो कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वॉज लोकेटेड इन पैठान, इसको हम प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं, और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे है। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाई, तो महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स थे वो बनाए गए थे पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट परमेश्वरम और नरसिम्हा वर्मन सेकंड, ये 7th और 8th सेंचुरीज़ के बीच में थे, और ये पल्लव डायनेस्टी, पल्लव किंग्स थे, और ये जो टेम्पल्स थे इनको बनाया गया था कोरोमंडल कोस्ट पे, और ये इनके टाइम ड्यूरेशन में बनाया गया था पल्लवों के। कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में कर्नाटिक वॉर्स को लड़ा गया था, और ये ध्यान में रखिएगा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ था, तो देख लेते हैं 1742-48 में हुआ था। एक्सला शेपेल की ट्रीटी होती है जिससे कि ये रिजॉल्व किया जाता है, एंड की जाती है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। सेकंड बात करते हैं कर्नाटिक वॉर की, तो 1749 to 1754 तक होता है। इसमें फ्रेंच हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं, और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था ये 1756 to 1763 तक होता है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस होती है, विच रीस्टोर्ड फ्रेंच टेरिटरीज बट डिमिनिस्ड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the Nawab of Bengal when the battle of बक्सर was fought? तो बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर वॉज मीर कासिम। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मीर जाफर नहीं था, मीर कासिम वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट। और बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंबाइंड फोर्स थी मीर कासिम की जो कि नवाब ऑफ बंगाल था उस टाइम, और सिराज शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इंफॉर्मेशन। Who introduced the subsidiary alliance system in the administration to establish British power over the Indian states? तो जो सहायक संधि प्रणाली थी इसको ब्रिटिश सत्ता में स्थापित करने के लिए प्रथा शुरुआत की थी वेलेज़ली ने, ठीक है। तो वेलेज़ली इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, और ये इफेक्ट में आया था 1798 में। एक ये मिलिट्री टाइप ऑफ प्रोटेक्शन अग्रीमेंट था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन स्टेट्स। तो मिलिट्री प्रोटेक्शन अग्रीमेंट था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता था कि जो भी इसको फॉलो करता था सब्सिडियरी अलायंस को, या एक्सेप्ट करता था, अग्रीमेंट पे साइन करता था, तो उसको अपने यहाँ पे अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंसेस पे जो मिलिट्री प्रोटेक्शन रखनी पड़ती थी, ठीक है। इस तरीके से ये स्टार्ट की गई थी वेलेज़ली के द्वारा। हु फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो व्यपगत का सिद्धांत, या जिसके कोई भी बेटा ना हो, जिसका कोई सॉन ना हो, और जिसका कोई फ्यूचर में कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो उसका वो राज्य हड़प लिया जाता था, ये चलाई गई थी नीति डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 to 1856 फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी। इन हुज रूल द विडो री मैरिज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू हुआ? तो ये कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था, ठीक है। हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट 1856 था ये नाम, और इसने डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसने पास किया ये था कैनिंग। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपन ने स्टार्ट किया था, और ये कंसिडर्ड किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं फॉर इनकरेजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 1882 में इनके सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हैं, और इनका टाइम टेन्योर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के रूप में रहा, और ध्यान में रखिएगा इनको जनक माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते हैं रिपन। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो हम पंचायती सिस्टम देखते हैं विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये इन्हीं का इनिशिएटिव था। हु स्टार्टेड द रैयतवाड़ी सिस्टम? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा।
ये गवर्नर था ऑफ मद्रास एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम इन 1820। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया गया मद्रास, बॉम्बे एंड पार्ट्स ऑफ आसाम। और इस सिस्टम के अंतर्गत गवर्नमेंट हैड टू सेटल अकाउंट्स डायरेक्टली विद द फार्मर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था लोटस यानी कमल का फूल एंड चपातीज यानी कि ब्रेड या रोटी। ठीक है, ये 1857 रिवोल्ट का सिंबल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, ये एक टेरिटरी थी जो कि 1857 में जो क्रांति हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें ये नॉन अफेक्टेड थी। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सभी प्रोमिनेंट प्लेसेस थे जो कि 1857 रिवोल्ट के टाइम अफेक्टेड थे। और दी सेंटर्स वर लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर में किंग कुंवर सिंह, और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से लेड कर रही थी। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, और इसका टाइम टेन्योर हो 1856 टू 1862। ओके। हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी? तो वाराणसी में जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी ये जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। एक ये रेसिडेंट था ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने फाउंड किया द फर्स्ट संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी दैट इज इन 1791। इसका जो पर्पस था टू प्रमोट द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड लॉ, ये सभी पर्पस से जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत महाविद्यालय, फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय की इस्टेब्लिशमेंट की इन वाराणसी, और कब? 1791 में। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था वो एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, ये 1854 में आया था, और ध्यान में रखना है कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। ओके, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया दैट इज चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ध्यान में रखिएगा, ये जो वुड्स डिस्पैच था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854। Who repealed the Vernacular Press Act of 1878? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपन। तो रिपन ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए थे, तो इन्होंने रिपील किया, मतलब जो निरस्त कर दिया था, हटा दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन लेकर आया हुआ था। ठीक है, तो रिपील किया, आर फॉर रिपन, आर फॉर रिपील्ड। तो ध्यान में रखिएगा 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाय लिटन बट रिपील्ड बाय रिपन। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि इसके जो की पॉइंट्स या पर्पस थे, ये एक्ट जो था डिज़ाइन किया गया था टू कंट्रोल द इंडियन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाय रिस्ट्रिक्टिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो अंग्रेज़ थे इनका यही काम ही था कि अगर इनके खिलाफ बोला जाए तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते थे या बहुत भारी हैवी पनिशमेंट दे देते थे। तो इसको रिपील किया गया 1881 में रिपन के द्वारा। ठीक है, और लिटन इसको लेकर आया था 1878 में। विच न्यूज़ पेपर वॉज स्टार्टेड बाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरी। ठीक है, तो मराठा और केसरी ये दो न्यूज़पेपर लिखे गए थे या पत्र समाचार पत्र लिखे गए थे जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए थे। तो केसरी जो न्यूज़पेपर था इसको पब्लिश किया गया था इन मराठी लैंग्वेज, और जो मराठा न्यूज़पेपर था उसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1881 की बात है ये। सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाई, तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और ये लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ द ट्रुथ ऑफ द लाइट ऑफ ट्रुथ, ये द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ द ट्रुथ सत्यार्थ प्रकाश का मीन्स होता है, या फिर हम कह लें द लाइट ऑफ ट्रुथ। इसको लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था।
सत्यशोधक समाज एक एंटी कास्ट मूवमेंट है जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ज्योतिबा राव फूले, आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में सितंबर 1873 में, ठीक है। 24 सितंबर 1873 में ये फाउंड किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। इनकी वाइफ भी थी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने फर्स्ट स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया था फॉर फीमेल्स या गर्ल्स, ठीक है। तो जो भी लोअर कास्ट है उनको एक्सप्लॉयटेशन, उनके ऑपरेशन से बचाने के लिए एक एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया, दैट इज सत्यशोधक समाज। द सेकेंड सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। तो ध्यान में रखिएगा, सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने थ्री टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया है। और 1885 में 28 दिसंबर 1885 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट की जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा, और व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड थर्ड प्रेसिडेंट वॉज दादा भाई नौरोजी, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, सॉरी, सेकेंड सेशन का जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे। हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946, तो 1946 में जो अंतरिम मंडल गठित हुई उसका नेतृत्व किया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में ये कैबिनेट को इंडिया के इंडिपेंडेंस के थ्रू इसको आगे लाया जाता है कि मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ले, इसलिए इंटरिम कैबिनेट फॉर्म किया गया इन 1946। माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जून 3, 1943, सॉरी 1947 होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 1947। तो ध्यान में रखिएगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, और इसमें फाइनली ये बोल दिया गया ऑफिशियली दैट इंडिया का पार्टीशन होगा। और इसमें ध्यान में रखिएगा द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, यही बोला गया था 3 जून 1947 को, माउंटबेटन प्लान। द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो देखिए, जो ऐसे फर्स्ट नॉन इंडियन था तो वो था माउंटबेटन, बट ऐसे फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन्होंने सर्व किया एज अ गवर्नर जनरल फ्रॉम जून 1948 अंटिल द पोजीशन वॉज अबॉलिश्ड ऑन जनवरी 26, 1950। जब इंडिया रिपब्लिक हो गया 1950 में, तब तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 टू इंडिया बाय द ब्रिटिश, करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। तो JB कृपलानी प्रिसाइडेड ओवर द मेरठ सेशन इन 1947, तो यही था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो उस टाइम पे JB कृपलानी was the president of Indian National Congress. The monopoly of the East India Company in India's trade was abolished in, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1813 में। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 abolished the East India Company's monopoly on trade in India, और टी एंड विथ चाइना ये एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़ा गया था, टी एंड विथ चाइना ये ट्रेड ख़त्म किया गया बाद के एक्ट में। तो ध्यान में रखिएगा कि जो 1813 का जो एक्ट आया था ये मोनोपोली कंपनी की ख़त्म कर दी गई थी, बस ये टी एंड विथ चाइना इसको छोड़ के, ठीक है। द एक्ट असर्टेड द ब्रिटिश क्राउन्स सोवरेनिटी ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, क्राउन का अधिकार हो गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। तो धर्मपाल आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को 8th और अर्ली 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, तो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इसके बाद आया था इल्तुतमिश। और अगर मेन फाउंडर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, बट आगे जिसने बढ़ाया वो था इल्तुतमिश।
तो 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चला था, ध्यान में रखना है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था तुगलक डायनेस्टी का और सबसे शॉर्टेस्ट था खिलजी डायनेस्टी। Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coins and declared the Delhi the capital of his empire? करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो फर्स्ट ऐसा सुल्तान था ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वॉज इल्तुतमिश, और इसने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर का टांका और कॉपर का जीतल। तो टांका और कॉपर का जीतल इसने ये स्टार्ट किया था कॉइनेज सिस्टम। Which Delhi Sultan is known for adopting the blood and iron policy? तो बलबन will be your correct answer। बलबन ने स्टार्ट किया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉलिसी थी बलबन की वॉज अ हार्श वायलेंट एंड स्टर्न वन दैट इन्वॉल्व्ड यूजिंग द स्वर्ड, बीइंग रूथलेस टू एनिमीज एंड शेडिंग ब्लड। तो इसका यही मतलब था कि अगर कोई एनिमी है तो उसको बस तलवार से मार धाड़ करके उसका खून निकाल कर उसको मार दो। तो यही था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। Which Sultan of Delhi had established a separate agriculture department and had planned the rotation of crops? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसने स्टार्ट किया दीवाने कोही सिस्टम। ठीक है, एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, इसने क्रॉप रोटेशन सिस्टम और एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि दीवाने कोही की स्थापना की और इसमें रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को इंक्लूड किया मोहम्मद बिन तुगलक। Which Sultan of Delhi established a translation department to help both communities to understand each other ideas better? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक आपको ध्यान में रखना है सुल्तान था दिल्ली का, उसने रूल किया फ्रॉम 1351 टू 1388। देखिए ध्यान में रखना है कि यूपी में वाराणसी के पास में एक आता है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, इसका इस्टेब्लिशमेंट भी इसने किया था और इसने अपने भाई जौना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था उसके नाम पे किया था। ठीक है, तो हिंदू स्क्रिप्चर्स फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इसने फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को। हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत? करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। तो डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत वॉज क्रिएटेड बाय गयासुद्दीन बलबन। इसका जो फंक्शन था ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल था फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सोल्जर मेंटेनेंस एंड आर्मी डिसिप्लिन। तो ये सभी दीवाने अर्ज में मेंशन था और इसने रक्त और लौह की नीति यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का भी ये इसने स्टार्ट किया था। द फेमस पोइट अमीर खुसरो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ। तो अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में रहता था और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। होम डिड बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था, इसने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को। और पानी पिया, खाना खाया, चला घाघरा बांध के, ये बाबर के कुछ युद्ध हैं जिनका कि क्रम है, ऑर्डर है। तो पानी पिया सबसे पहले पानीपत आता है 1526 में, फिर खाना खाया दैट इज़ खानवा, ये 1527 में आता है, फिर चला चंदेरी एंड फोर्थ वन वॉज घाघरा का बैटल। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।